सर, जो सेकंड वाला है वो वाला मैंने स्कैन किया पीडीएफ। उसमें आई कैन सी देयर इज एन गोल्डन इमेज ऑफ देवी एंड पता नहीं कितने हाथ दिख रहे हैं। पूरे हाथ जनरेट होते जा रहे हैं, जितने अस्त्र शस्त्र, मतलब शी इज फिल्ड विथ हैंड्स। ये लिटरली एक पूरा सर्कल फॉर्म हो गया उस हाथों के से, और पूरा घूम रही है वो एनर्जी। शी मेड मी सिट ऑन हर लैप एंड एक गोल्डन सर्कल फॉर्म हुआ है, बट वो इतना बड़ा रेडियस है कि नथिंग कैन एंटर इनसाइड। हम्म। इतना बड़ा, द रेडियस इज ह्यूज। एंड उनके हाथ गिन ही नहीं पा रही हूँ मैं, मतलब
इतने हैं कि ऐसा लग रहा है कि इट्स फिल्ड, इट्स फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल बिहाइंड अस। हम्म। इसको ना अपनी सोल सीट में डाल लीजिए पूरा, ठीक है सर। ओके। ताकि ये हर समय आपके अंदर जो है इन्वोक्ड रहे। ठीक है। यस सर। जी शालिनी मैम। I felt tremendous energy. It's the root of everything, like, like the soul. Tremendous energy. I didn't see any Devi and all. I mean, I'm different. Each one's this thing is different. Nothing to this thing, but I see a tremendous light which you can't just see with the ordinary eyes. Like even the inner eyes, it was extremely lot of energy. देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं किसी चीज को ना जब ऑब्जर्व करता हूं, तो वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ह्यूमन डोमेन में कन्वर्ट होनी चाहिए। Mm, क्योंकि हमारे को ईश्वर का नहीं पता है, हमें हमारे पेरेंट्स का पता है। mhm. ईश्वर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का प्रूफ है। तो Correct. ईश्वर को पेरेंट की फॉर्म में जब हम देखते हैं, दैट इज ए हायर ऑर्डर विजुअलाइजेशन। Mhm. अब क्या होता है, वो चीजों में हर चीज का एक अपना अपना बॉन्ड और उसका एस्पेक्ट होता है। मैं जितना भी ये वाला टेक्स्ट देखता हूं, तो उसमें खास तौर पे ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि ईश्वर जो है वो मैस्कुलाइन आइडेंटिटी है, फेमिनाइन आइडेंटिटी है, या बोथ है, डिबेट इसके ऊपर है। कोई कहता है महाविष्णु जो है सबसे ऊपर है, कोई महालक्ष्मी को सबसे ऊपर कर देता है, कोई शिव Yes. शक्ति को उस तरह से सबसे ऊपर कर देता है। Yeah. इट इज ए पर्सनल मॉडल। ये जितने भी लोग कहानियां सुनाते हैं, इनको Mhm. कहानी ही सुनानी होती है, Mhm. इनको उस जर्नी पर जाना नहीं पता है। Mhm. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरे गुरुजी जब साधु के तौर पर रहे, तो उन्होंने बोला कि भाई साधुशाही के अंदर एक प्रक्रिया है। पहले आप कुछ साल तपस्या करते हो, तपस्या करने के बाद आप कोई एक ग्रंथ पकड़कर जो है वो कथावाचक बनते हो। तो फॉर Yeah. फ्यू इयर्स आपको कथावाचक बनना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी डे टू डे की सारी एक्टिविटीज डिस्कस और वो बात कर सकते हो। तो ऐसे करके मतलब पहले आपको तपस्या करनी पड़ती है, फिर आपको Mm. कथावाचक बनना पड़ता है। बट Correct. अब जो जनरेशन है हमारे सामने, उसमें तपस्या किसी ने नहीं करी, Mm. कथावाचक सीधे बन गए। इसलिए उनकी कहानियों में कहानी ज्यादा हो गई, तपस्या का जो एलिमेंट था वो घट गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? एंड ऑफ द डे, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मानो कि कल सुबह आपको 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। Mhm. जब आपको उतने पैसे मिल रहे हैं, आपका फोकस किस चीज पर चला जाएगा? आपका How फोकस तुरंत how नोट को गिनने में, mm. नोट की सुरक्षा करने में, टैक्स कितने पड़ेंगे, कोई चुरा तो नहीं ले जाएगा, ऐसे करके आपका पूरा चिंतन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Mm. और जब आपके पास में जो है वो फंड्स जो है जितने होने चाहिए उतने फंड्स हैं, उस Mm. सिचुएशन में आपका लाइफस्टाइल भी होगा, आपकी प्रक्रियाएं भी होंगी, सारी की सारी चीजें होंगी। तो जब आप एक अनस्टेबल स्टेट में होते हो, तो आपका अनस्टेबल से स्टेबल हुआ करना, सबको एक ही नियम फॉलो है। सबको सुबह उठना है, सबको रात को सोना है, सबको ही दिन में 2 टाइम 3 टाइम भोजन करना है, एक्सरसाइज करनी है। शेड्यूल सबका ये है। कुछ देर चिंतन डिस्टर्ब हो जाएगा, Mhm. एंड इट इज ए रिलेटिव टर्म। अब यही Correct. चीज अभी मैंने अपने और आपके हिसाब से बोली, तो मैंने 100 करोड़ बोल दिए कि मेरे लिए Mm. तो एक बड़ी नंबर हो गया। मुकेश अंबानी के लेवल पे बात करूंगा तो 1 लाख करोड़ की बात कर लूंगा, इतना ही Oh. फर्क होगा। हर एक जगह जो साइज ऑफ द वैल्यू है, जो आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब करे, केवल उस थॉट को लेकर आइए एक बार।
इमीडिएटली आपका सारा एस्पेक्ट बिगड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को, जब हम एक डिस्टर्ब्ड माइंडसेट में होंगे, हमारे जो एक्सप्लेनेशन होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। ये जो कथावाचक और ये जो कम्युनिटी क्रिएट हो रही है पैरेलली, मतलब ये कोई भी आदमी 25-50 हजार करोड़ से कम है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति 10-20-50 लाख रुपए से कम रोज लेता ही नहीं। mm, रियली? अरे आप इनके चेक करिए, किसी का भी नाम देख लीजिए। आसाराम बापू ने तो सबसे पहले वो सोनिया गांधी और गवर्नमेंट को बोला था, मैं शेयर बाजार ही गिरा दूंगा पूरा अगर मेरे साथ तुमने मिसबिहेव करा तो। वो शेयर बाजार गिरा दूंगा, मतलब मैं 50,000 करोड़ के हिसाब से बैठा हूं बाजार का लेकर, मैं तुम्हारा बाजार हिला सकता हूं। सो वहां पर कोई वो नहीं है, हर जगह एक प्रोसेस है। खैर, एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें कोई कमी है, बट प्रोसेस जिसको हम परस्यू कर रहे हैं, प्रोसेस में डिफरेंस वहां पर है। मैं कथा में वो चीजें बोलूं जो आपके कानों को बहुत प्लीजिंग हो, बहुत अच्छा कथावाचक है। ऑडियंस रिस्पेक्टिव अगर टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है तो बहुत अच्छा कथावाचक है। वेदर रिलेटिव, साइंटिफिक और नॉट, दैट डजंट मैटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरी एक्सरसाइज का, उन सारी चीजों को निकाल कर बाहर लाना है जो हमारे को पावरफुल बनाते हैं, जिन बीज मंत्रों को ध्यान करके, इन्वोक करके हमारी पावर इतनी फिनोमिनल हो जाए सो दैट कि हम एक आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति को रिवाइव कर सके। एंड दैट्स द प्योरेस्ट इंटेंशन जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। बिकॉज मैंने मेरे फादर को 2 हफ्ते आईसीयू में देखा और मुझे पता है कि वो कितना पेनफुल था मेरे लिए। एंड नाइदर द डॉक्टर वर डूइंग एनीथिंग नॉर आई वाज एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि डॉक्टर तो अपने बिल बनाने में लग रहा था। ये वाली चीज खिलाओगे तो इतना बिल बनेगा, ये वाला चीज करोगे तो ये होगा। तो ah, डॉक्टर तो वहां पर था। एंड आई वाज सो फॉर्चुनेट कि दोनों, मतलब एक एक हफ्ते के लिए 2 हॉस्पिटल में रखा था और दोनों जगह जैन ही डॉक्टर था। तो mm, मैंने कहा अच्छा चलो ये जैन जो है बढ़िया है mm, कि आपको जो है स्पिरिचुअली अलाइव रखते हैं। तो mm, उनका इंटेंशन सिर्फ पैसे के हिसाब से था। वो पेशेंट आज का मरता कल मरे, वो कल का मरता आज मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं था। ah, उनके लिए वो सिर्फ एक कमोडिटी था। सो that's all. मैंने रियलाइज करा कि इट इज शेम ऑन माई पार्ट कि मैं Mm, ब्राह्मण होते हुए भी मंत्र शक्ति से अपने खुद के पिता को खड़ा नहीं कर पाया। तो लानत है मेरे mm, जैसे आदमी के ऊपर। तो जब वो इवेंट आपकी लाइफ में हो गया तो अब काउंटर थॉट शुरू हो गए कि अच्छा चलो ठीक है, ये डॉक्टरों ने एक बार मेरा केस खराब करा, अब मैं डॉक्टरों का केस खराब करके देखता हूँ कि हाँ भाई क्या फर्क पड़ता है। 10-20-50 लाख डॉक्टर होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो सारे एक तरफ हो जाओ। अगर तुम फिर भी नहीं ठीक कर रहे तो मैं मेरी प्रक्रिया से ठीक करता हूँ। तो मैं mm, देखने लगा कि प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चीजों की कमी है। mm, मेरे हिसाब से जो पार्ट मैंने आइडेंटिफाई करा था, मैं उसी पर ही वापस चला गया। सबसे पहले मैंने बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई करा। mm, तो जब मैंने बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि इसमें एक फर्दर उसकी जरूरत है। मतलब जो हमारे सिस्टम में लिखे हुए हैं जिस तरह से, वो वैसे नहीं है। जैसे 250 बीज मंत्र, जो ये बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती है, उसमें ओम एक बीज मंत्र है, ऐम एक बीज मंत्र है, रीम है, क्लीम है, क्रीम है। सो ये जितने भी हैं ये कोई भी बीज मंत्र नहीं है, ये बीज मंत्र के सिंबल्स हैं। तो ओरिजिनल बीज मंत्र क्या है और उसकी फॉर्म क्या है, दैट वाज द आइडिया। तो mm, जब मैंने इस प्रकार से उनको देखना शुरू करा तो मुझे चक्रा सिस्टम पता चला। अब चक्रा सिस्टम में सहस्त्रार चक्र बंद जो है वो किसी को पता ही नहीं था कि एक चक्रा ये वाला होता है, या फिर सहस्त्रार चक्र के नीचे एक चक्रा होता है, वो कौन सा है ये भी नहीं पता था। तो ये नहीं पता था, ये नहीं पता था। तो मैंने कहा इनकम्प्लीट नॉलेज जो है वो मॉडल को भी इम्पैक्ट करती है। सो दैट वाज वन एरिया जिसको आइडेंटिफाई करा।
तो अगर मैं केवल बोलूं कि मेरे को मेरे सहस्त्रार चक्र के आइडेंटिफाई करना है तो मैं म से करूंगा। अब मैं अगर सहस्त्रार चक्र के साथ में आत्मा की शक्ति को जोड़ूंगा तो मैं उसको श म ई कर दूंगा ऐसे। जैसे इसको मैं मी कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, इसको शमी कर दूंगा। अब अब आत्मा के साथ मुझे जो है वो काल शक्ति को भी जोड़ना है, तो मैं इसको श क्ष मी कर दूंगा। अब मुझे इसको मूलाधार के साथ भी जोड़ना है तो मैं उसको ल श क्ष मी कर दूंगा। एंड दैट्स हाउ मेरा एक स्ट्रक्चर बना, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था। अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे अल्फाबेट्स और वो होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वो स्लाइड शेयर करी थी, आपने देखी होगी, जिसमें कि मैंने 64 बीज मंत्रास और उसके साथ साथ जो है हर वो बीज मंत्र के साथ मैंने अठावले वाला लॉ ला जोड़ के 16 बीज मंत्र और बनाए थे। वो आपने देखा व्हाट्सएप पे? देखिए जरा, मैं वो स्लाइड शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। अभी आ गया स्क्रीन पे? Yeah. तो अगर मैं And turn the इस power. तरीके से ये बीज मंत्र आपके सामने रख रहा हूं, ये 64 बीज मंत्र हैं जो दुर्गा सप्तशती के तौर मुझे पता चले। ये मैंने 16 बीज मंत्र लिखे, ये 16 बीज मंत्र जो है और ये 64, इनमें सब में मैंने अठावले वाला ल यूज करा और इन 64 में नहीं करा। Hmm. तो मैंने जैसे कल शेयर करा कि ये जो 64 है और ये जो 64 है, इससे मुझे एक नई प्रक्रिया पता चली कि मैंने देवी को आसन नहीं दिया। अब मुझे Correct. अगर अपने भीतर देवी को आसन देना है तो आसन कहाँ पर आएगा? आसन सोल सीट के ऊपर आएगा। Correct. तो मैंने अपने शरीर को और बाकी सब चीजों को तो कोरिलेट कर दिया, बट आई हैवंट ऑफर्ड अ सीट टू द ड्राइवर। तो मैंने सोल सीट को जब देखा तो सोल सीट वाइब्रेट्स विद अठावले वाला ला, कि तालू के ठीक ऊपर जो है मेरा सोल सीट है। तो जब ये वाला पार्ट मेरे सामने आया तो मैंने सबसे पहले बीज मंत्रों के अंदर अठावले वाला ला जोड़ा। तो जैसे अब मैंने यहां पर क्या करा, मैंने सबसे पहले म बोला कि भाई मेरा मी से एंडिंग होने वाले जो बीज मंत्र हैं वो मेरे सहस्त्रार चक्र को वाइब्रेट करते हैं। अब मैंने मशी कर दिया अगर, तो ये षटकोण के शाह से एंड होने वाले बीज मंत्र मेरे सहस्त्रार चक्र को इम्पैक्ट करते हैं। म श शी कर दिया तो ये मेरे सहस्त्रार, ओ सॉरी, लंबिकाग्र चक्र को इम्पैक्ट करते हैं। और मूलाधार चक्र के तौर पर अगर लेकर चला तो मैंने इसको म श श ली ऐसे कर दिया। सो दो बीज मंत्र और उसकी क्रिएशन वाला पार्ट हमारा लेवल 4 का पार्ट है। बट मैं बेसिक पार्ट जो बता रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप किसी भी जगह, मान लीजिए मैंने इस आधार पर लक्ष्मी बीज मंत्र लिखा, तो लक्ष्मी का मतलब माँ एंडिंग है, तो ये मेरे सहस्त्रार चक्र बंद को इन्वोक करता है। अब मैंने इसी लक्ष्मी के साथ ल और आधा अठावले वाला ल जोड़ दिया, या ल अठावले वाला ल आधा, श क्ष म बड़ी की मात्रा विसर्ग। सो ये महालक्ष्मी और ये लक्ष्मी। अब इन दोनों को
आप स्कैन करके देखिए कंपेयर टू लक्ष्मी एंड लक्ष्मी। सो दो ये हो गए और दो ये हो गए। इन दोनों में कंपैरेटिव जब आप स्कैनिंग करेंगे तो देखेंगे एक में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। तो आपने, आपके घर में कोई गेस्ट आया और आपने उसको सोफा ऑफर करा और वो सोफे पे बैठा हुआ है। और दूसरा गेस्ट आपके यहाँ खड़ा हुआ है। तो जब तक वो खड़ा हुआ है तब तक उसके वापस जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट अगर वो बैठ गया तो इसका मतलब कि वो टाइम लेकर ही जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। तो ये दोनों बीज मंत्र को स्कैन करिए, इनकी एनर्जी को स्कैन करिए, एंड यू विल ऑब्जर्व कि कामनेस की एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। और कामनेस कब? जब आप आसन ग्रहण करके बैठे होते हो। आपने जो चेंजेस किए सर, मैंने उसको स्कैन किया एंड टू बी ऑनेस्ट विदाउट चेंजेस वाले पे मुझे स्कैन करने की परमिशन ही नहीं मिल रही है, मतलब वहां नजर ही नहीं जा रही है। और जो आपने चेंजेस किए इवन बिफोर आई कुड इन्वोक दैट एनर्जी, जो मंदिर में मुझे हिंदी में उसका शब्द नहीं पता है, द टॉप ऑफ द टेम्पल, जो उसको गोपुरम करके तमिल में बोलते हैं, जो हम्म। ऊपर जाते जाते नैरो होते जाता है ना, राइट राइट राइट। राइट। तो वही इमेज इसमें स्कैन करने से पहले ही दिख रही है, एंड व्हेन आई स्कैन्ड इट, शी इज सीटेड और उनकी पूजा हो रही है, और उनको एक पूरा मंदिर दे दिया गया है, एंड शी इज देयर इनसाइड। पूरा उनके ऊपर अभिषेक चल रहा है, एंड शी सीटेड विद वन लेग फोल्डेड एंड वन लेग टचिंग द फ्लोर, शी इज वेरी हैप्पी। शी इज हम्म। देयर एज इफ कि हम उनके घर जा रहे हैं, मतलब आप कभी भी आ सकते हो भी। जैसे मंदिर है, मंदिर हिल नहीं सकता, सिर्फ राइट। मंदिर बन गया है उनके लिए। एब्सोल्युटली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, डिवाइन जो है वो एक थॉट है। वो थॉट जो लिविंग थॉट है। जब मैंने ये सारे बीज मंत्रों के हिसाब से ये 58 वाला ल जोड़ा, इमीडिएटली जब आरती ने स्कैन करा तो उसने कहा कि ये जितने भी मंत्र जो हैं ये जैसे जीवित हो गए हो, इनमें से, इनमें शरीर जैसा ऐसा फॉर्मेशन हो गया। तो जब कोई चीज थॉट है तो मैं उस थॉट में ईश्वर को अपने भीतर इन्वोक करूं, ये पहला स्टेप हो गया। इन्वोक करके रिक्वेस्ट करूं कि आप आसन ग्रहण करें, वो दूसरा स्टेप हो गया। आसन ग्रहण करने के बाद मैं उनको जो है पंचोपचार कर रहा हूं, उनको फल फूल धूप दीप। तो ये हमारी पूजा पद्धति हो गई। तो Mm-hmm. हमारा कोई भी पुस्तक ढूंढेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से है। सो दी इम्पोर्टेंट पार्ट इज, किसी ने क्या करा हमारे पूजा की किताब में से
जो एक्चुअल पार्ट बीज मंत्र का था उसको तो हटा दिया और बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ दिया। तो जब वो बीज मंत्र जो है उसका जो कोर पार्ट था, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये लक्ष्मी लिखा, ऐसे ही मैं त्वमश्री लिखूं, तो मैं उसको किस तरह से बनाऊंगा? तो मैंने लक्ष्मी जी के बाद उसका जो बीज मंत्र का प्रोसेस जो था उसमें ऐसे करके बीज मंत्र लिख दिया। भी आएगा इसमें। अब ये इन दोनों को स्कैन करके देखिए आप। एक मैंने महासती का बीज मंत्र लिखा है, एक माँ सरस्वती के लिखा है, बिल्कुल अलग तरीके से लिखा है। जी, क्या फर्क ऑब्जर्व करा? जी शालिनी जी। Couldn't make out much, but it's very powerful, but I'm not able to concentrate. हाँ वो ठीक है, पावरफुल पता चल रहा है, वो अपने आप में इंडिकेटिव है Mm. कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसा है कि जो, मतलब जो भी व्यक्ति मेरे को जानता है पिछले काफी साल से, वो कहता है कि देखो, हमें हो सकता है कि आपका मॉडल या अप्रोच नहीं समझ में आए, पर जितनी हम एनर्जी स्कैनिंग जानते हैं उससे ये तो कह ही सकते हैं कि ये फिनोमिनल एनर्जी है। That yesterday itself I made out once you did that thing, that giving a seat. That was what was majorly missing, and that is sanctified now. Now that is set. हाँ। That process और yesterday, this kind of thing. So now you put that in everything. Now it's going to be a more done thing. राइट, अब क्या हुआ कि मुझे, जब मैंने ये बीज 64 बीज मंत्र लिखे थे तो मेरे भीतर कुछ उमड़ गुमड़ हुई और मैंने ये नीचे वाले 16 बीज मंत्र हैं इनको लिख दिया। जैसे ही लिखा तो वहां पे मैसेज आ गया कि आपने 2002 सहस्त्र लक्ष्मियों का आवाहन तो करा पर उनको आसन नहीं दिया। तो उसके बाद जो है मैंने सबके बीज मंत्रों में वो आसन वाली प्रक्रिया जोड़नी शुरू करी। जब मैं ये पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक शायद वो वाली भी जिसमें वो आसन देने के बाद वाली भी जो 2 सहस्त्र नाम है वो भी शेयर करा था व्हाट्सएप पर। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। तो जो मेरा पॉइंट है कहने का कि जब मैंने उन सबको आसन दिया उसके बाद मेरे इनर सिस्टम में जबरदस्त उमड़ गुमड़ शुरू शुरू हो गई। एंड इट Mm. वाज सच फिनोमिनल थिंग, मतलब कि मैं रात को Ex- ढंग से सो नहीं पा रहा था। तो Oh, मैं उस पार्ट high, को ऑब्जर्व, सॉरी, high energy. हाँ, तो मैंने जब उसको देखा तो वो अंदर के द्वंद्व शुरू हो गए, अंदर के इमेजिनेशन फर्क हो गई। तो मैंने कहा कि भाई व्हाट इज दैट विच आई एम मिसिंग। ही सेड कि अभी थोड़े दिन पहले ये बोला था कि डायबिटीज फ्री इंडिया के तौर पे सोचेगा और अब उस पर काम नहीं कर रहा। तो मैं सपने में भी जो है वो ये मंत्र और वही प्रक्रिया बेच रहा था।
तो मैं वही कहीं पे भी बैठ के मतलब मुझे कैसे बेचना है, कहाँ से जाऊं, कैसे लोगों को कनेक्ट करूं, क्योंकि 30-35 करोड़ लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, तो ऐसे करके मतलब वो मेरे अंदर वो चल रहा था। तो कल और परसों 2 दिन पूरा का पूरा यही प्रोसेस चला। सो आई रियलाइज कि मेरे अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा अगर मैं एक चीज को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे और कुछ नहीं करना है। मुझे ये स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, बीज मंत्र वात पित्त कफ लिखा हुआ। No. एक सेकंड। अभी Yeah. हाँ। तो मैंने ये जो प्रोसेस आइडेंटिफाई करा, इस प्रोसेस के हिसाब से मैंने वात पित्त और कफ ऐसे करके डिजायर्स, होल्डिंग द डिजायर्स एंड इनकम्प्लीट डिजायर्स, इस आधार पे एक मॉडल बनाया। और जहां डिजायर्स थे वहां पर उस डिजायर को Hmm. लक्ष्मी बीज मंत्र से कनेक्ट कर दिया या श्रीम से कनेक्ट कर दिया। जहां होल्डिंग था वहां पर उसको ह्रीम से कनेक्ट कर दिया। जहां क्रोध था वहां पे क्लीम से कनेक्ट कर दिया। Hmm. तो आप उसको श्रीम रीम क्लीम कहो या लक्ष्मी त्वमश्री तमशी कहो। ऐसे करके मैं कोई भी एक बीज मंत्र उठा सकता हूं और उस बीज मंत्र से मैं जितने भी डिजीज स्पेक्ट्रम है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं डिजीज स्पेक्ट्रम को इम्पैक्ट कर सकता हूं। तो मैंने इम्पैक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। वो स्ट्रक्चर कैसा था कि आप जो है कोई भी एक बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर लीजिए। श्रीम ह्रीम क्लीम मैंने एक बेस बनाकर उसको शेयर कर दिया। उस बीज मंत्र को जो आपके डिजीज स्पेक्ट्रम से कनेक्ट होता है, उस बीज मंत्र को 43 डेज 3000 टाइम्स अ डे, बोथ हैंड्स, 1 साइकिल एंड टोटल 9 साइकिल्स। ये मैंने एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया। बिकॉज ये वाले जितने भी हमारे रामचरितमानस के हिसाब से मानस रोग कहे गए थे, तो अब अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर नहीं मिलता और उसके पास कोई एक ऐसा पेशेंट है जो लाइलाज है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथिक प्रोसेस में, इस प्रोसेस को यूज करके वो 1 साल के अंदर उतना फिनोमिनल एनर्जी जनरेट कर लेगा सो दैट उसका डिजीज स्पेक्ट्रम जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब इमेजिन करिए कि किसी के पास एक ऑटिस्टिक बच्चा है। ऐसे करके आप किसी भी इम्पॉसिबल डिजीज को ले लीजिए, उसके अंदर Hmm. वो चेंज आने शुरू हो जाएंगे। व्हेन आई से बोथ हैंड्स का मतलब है जैसे आप पहले दिन आप लिखते हो तो राइट 3000 टाइम्स विद योर राइट हैंड एंड 10 टाइम्स विद योर लेफ्ट हैंड एंड डेली इनके जितने इधर 10 टाइम मतलब 10 बार इधर और 2990 बार दूसरी तरफ दूसरे हाथ से। ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप अपने लेफ्ट हैंड से काम करने का पार्ट जो है वो बढ़ाते जाएंगे। 10 बार लिखा, 20 बार लिखा, 108 बार लिखा, ऐसे करके धीरे 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 आप उस प्रोसेस को इंक्रीज करते जाइए। जैसे ही आप वो इंक्रीज करेंगे पूरे प्रोसेस को, आप देखेंगे कि आपका जो सोल सीट है या सुषुम्ना नाड़ी है वो इन्वोक होनी चाहिए, होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर यूजिंग बोथ द हैंड्स। Then the Mhm. third step will be using simultaneously both the hands.
एक ही साथ दो कॉपीज पे आप एक साथ लिख रहे हो, एक से राइट हैंड से लिख रहे हो, एक से लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो, सेम बीज मंत्र फॉर 1 ईयर। जो भी बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर लिया जाए, दैट डजेंट मैटर, दी ओनली थिंग इज वो षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, अठावले वाला ल, ये कोई ना कोई एक अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन को साथ में यूज करके उसे करना है। सो लाइकवाइज ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा और वो डिजीज पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। किसी का एक साइकिल में हो जाएगा 43 डेज की, किसी का 9 साइकिल में होगा, बेस्ड अपॉन द कार्मिक साइकिल। हमारे यहाँ 9 पुरुष चरण का बहुत महत्व कहा गया है कि जो व्यक्ति, जैसे वो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का जो है, जब वो डिस्क्रिप्शन आता है तो उसमें एक जगह आया कि विश्वामित्र जी जो है वो वशिष्ठ जी को बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मैंने ये गायत्री जप करा और मेरे को जो है जलती हुई चिताएं दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अभी आपको और करना है, तो थोड़ा और पाठ करिए, थोड़ा और जाप करिए। तो वो फिर तपस्या में लग गए। तो वहां पर आया कि बोले पर ये चिताएं हैं कौन सी? बोले जी ये आपकी पूर्व जन्म की चिताएं हैं। Wow. आपने जितनी बार भी जन्म लिया है, हर जन्म में जब आपको जलाया गया तो वो आपको नहीं जलाया जा रहा था, आपके पाप को जलाया जा रहा था। तो आपके मंत्र को करने से आपके पाप जो हैं वो क्षीण होते जाते हैं। Mm. तो कॉन्टिन्यूअसली डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर 9 ईयर्स, ओ फॉर 1 ईयर, 9 टाइम्स, एक्चुअली 9 पुरुष चरण आपके बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। 1.25 लाख का एक पुरुष चरण होता है, इसलिए मैंने यहां पर 1.25 लाख का क्वांटिटी लिखा। अब किसी व्यक्ति के पास टाइम की कमी है तो वो 1.25 लाख एक साल में लिख ले, बट लिखे जरूर। जैसे जैसे वो बीज मंत्र को लिखता जाएगा वैसे वैसे वो प्रक्रिया उसके अंदर जागृत होती जाएगी। कोई भी शक्ति जागृत हो, जागृत सिर्फ एक ही शक्ति होती है, आपकी आत्मा की शक्ति। बाकी ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति वगैरह ये सब हमारे थॉट प्रोसेस है। एंड ऑफ द डे हमारा आत्मिक शक्ति जैसे जैसे बलवान होती जाती है वैसे वैसे हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना शुरू कर देते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? मैं मेरी बात समझा पा रहा यस सर। हूँ? राइट। अब क्या है कि डिजीज जो है कैन बी ऑफ एनी नंबर। वात रोग हो सकते हैं, तो आप डिजीज स्पेक्ट्रम गूगल पे डालेंगे और डिजीज स्पेक्ट्रम को देखेंगे कि डिजीज स्पेक्ट्रम में वात रोग कितने होते हैं, तो वो आपको पता चल जाएंगे। तो सारे वात रोग जो है वो श्रीम जैसे एक बीज मंत्र से, बिकॉज श्रीम का मतलब इंटेलिजेंस है। तो मैंने जब कोई एक बीज मंत्र आइडेंटिफाई करूंगा तो वो बीज मंत्र जो मेरी डिजायर्स को मेरे पर्पस में कन्वर्ट कर दे। मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, तो मैं उनको देखता था कि वो जो है बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। कोई 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेता, कोई 1.5 करोड़ की। मैंने कहा भाई तुम पागल तो नहीं हो, करते क्या हो? चलना फिरना ऐसा है नहीं कि तुम्हारा रोज के 100 किलोमीटर चलना हो। मुश्किल से तुम 3 से 5 किलोमीटर रोज चलते हो, तो तुम गाड़ी इतनी महंगी क्यों खरीदते हो? उसने कहा यार एक्चुअली चक्कर क्या है, हम प्रॉपर्टी डीलिंग में है, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत रिच एंड एफ्लुएंट आते हैं। तो जो रिच एंड एफ्लुएंट क्लाइंट है वो हमारे को कॉन्टिन्यूसली जज करता रहता है। तो महंगी गाड़ी हमें इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि जब हम उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चलते हैं और वो हमें ये कह दे कि नहीं तुम आगे आगे चलो, मैं अपनी गाड़ी से आ रहा हूं, तो मेरा उतनी देर का टाइम ऑफ डिस्कशन खराब हो जाता है। वहीं जब वो मेरे साथ में चलता है और हम साइट तक जाते हैं, उतनी देर में मैं उससे बहुत मीनिंगफुली बात कर पाता हूँ। और वो जो है कहता है जो आदमी खुद 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा है उसके पास कुछ तो सामान होगा ही। तो वो जो अजम्पशन ऑफ द माइंडसेट है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने वहां पर समझा कि जब मैं मेरी डिजायर को पर्पस बना दूंगा वो डिजायर ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। एंड दैट्स द ट्रिक ऑफ द गेम। आपको अपनी डिजायर को अपना पर्पस बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी डिजायर को अपना पर्पस बनाएंगे वो चीजें एकदम से चेंज हो जाएंगी।
मैं मेरी बात समझा पाया? सर इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं डिजायर को पर्पस के फॉर्म में? जैसे मैंने प्रॉपर्टी डीलर का एग्जांपल दिया कि उसकी डिजायर थी मर्सिडीज या मेबैक ऐसे करके जो है वो 1 आध करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में बैठने का, वो उसका डिजायर था। बट उसने प्रॉपर्टी डीलिंग करी और प्रॉपर्टी डीलिंग करने पर उसको जो है एक डील में पैसे मिल गए, उसने सारे पैसे एक गाड़ी में लगा दिए। और उसने बोला कि मुझे गाड़ी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं इससे और बेटर अपने काम को कर सकता हूं। ओके। हम्म। तो जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ कि अब बच्चे क्या, एवरीबडी इज आफ्टर कि आईफोन 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 चलता रहता है। मैं भाई फोन ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं आपको नहीं पता। अरे भाई मैंने कहा मैं तो हूं ही टेलीकॉम डोमेन का, मुझे क्यों नहीं पता हो? चलो तो मुझे ये बताओ इस मोबाइल फोन में कितने फीचर्स हैं जो बाकी किसी भी मोबाइल फोन में नहीं है? पता ही नहीं। मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग ही दिमाग में हावी हो गई, बस आईफोन चाहिए। कितने लोगों के तो तलाक हो गए इस एरिया में क्योंकि वो जो है उन्होंने अपनी वाइफ को जो है वो आईफोन नहीं दिया। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग आपस में जिस तरीके से डिजायर्स के पीछे पागल हो रहे हैं, उसके पीछे एक मार्केटिंग सेटअप है जो काम कर रहा है। वो कॉन्टिन्यूसली उतना प्रेशर बनाता जा रहा है कि मार्केटिंग हो रही है। हमारे को अगर वही चीज चाहिए भी तो उसको कहीं ना कहीं हमें हमारे पर्पसफुल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईफोन का एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मैं ये बोलूं कि क्योंकि इस फोन के सिक्योरिटी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई एक ऐसा काम करना है जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो हैकिंग आईफोन इज मोर डिफिकल्ट देन हैकिंग एंड्रॉयड फोन। तो बात समझ में आ जाती है कि हाँ ये वाला चीज जो है, तो मैं पहले ये आइडेंटिफाई करूं कि क्या मेरे वर्क फॉर्म में, वर्क स्टाइल में कोई चीज ऐसी है विच इज अ डिफिकल्ट थिंग टू क्रैक फॉर। तो मुझे पहले उस एस्पेक्ट पे सोचना तो पड़ेगा कि अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हूं तो एनीबडी कैन हैक माई डेटा। पर अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं तो मेरे डेटा की भी उतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। तो मेरे को अपने आप को पहले उतने इंपॉर्टेंट लेवल पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं अपने आप को किसी आईफोन से छोटा नहीं बनाऊं, मैं अपने आप को इतना बड़ा बनाऊं कि वो आईफोन एक नेसेसरी एक्सेसरी हो जाए। तो वो मेरा डिजायर जो है मेरे पर्पस का पार्ट हो जाता है। और मैं उतना ज्यादा नहीं सोचना शुरू करता जितना ज्यादा एक वो चलता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा? Yeah, got it. पूरे प्रोसेस में डिजीज स्पेक्ट्रम को आप तभी ब्रेक कर सकते हो कि जब आप, और ये स्ट्रक्चर्ड है। पहला फॉर्म डिजायर है, दूसरा होल्डिंग द डिजायर है, तीसरा इनकम्प्लीट डिजायर है। इस प्रोसेस में जितनी देर भी आप घूम रहे हैं उतनी देर आपकी डिजीजेस बढ़ती जा रही है, एक से दूसरी, दूसरी तीसरी। होल्डिंग इज ए डोमेन ऑफ टाइम, तो वो उतनी देर वो टाइम वाला पार्ट जो है वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। फिर जब इनकम्प्लीट हो गया तब आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आपकी डिजीजेस बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये पूरा प्रोसेस अधूरा ही रहेगा। और वहीं इसी प्रोसेस को अगर कंप्लीट करना है आपको, तो आप इस स्पेक्ट्रम से बाहर आ जाइए। होल्डिंग द डिजायर है, व्हाट इज दैट विच आई एम होल्डिंग, आई शुड रिलीज इट इमिजिएटली। तो मोमेंट उसको रिलीज करा, इमिजिएटली आपका डिजीज पैटर्न शिफ्ट हो गया। और ये वाले पीपीटी पे जाएंगे तो यहां पर बाकी डिजीजेस भी मंत्र उसके तौर पे दे रखी हैं। अहंकार जो है उससे गांठ का रोग होता है, नसों के रोग होते हैं, नसों के What रोग। is rog means what? क्या चीज? Gant ka rog means गांठ किसको कहते हैं? joints. ना 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 ना। Gant ka rog, I don't know. In लंप, English, फॉर्मेशन ऑफ लंप्स। oh, lump, okay. knots, Okay. हाँ, गांठ. knots. हाथ पैरों में यहाँ पर इस नेक रीजन में गांठें Yeah, जैसी हो जाती हैं। yeah, yeah. तो जहां भी वो गांठें जिसके भी होती हैं उसको अहंकार होता है। सो उसको वो थॉट से कनेक्ट कर रहे हैं। जहां पर आप एक काम करिएगा, आप ना गूगल पे ना माइंड रूब्रिक्स टर्म लिख लीजिए। Okay.
माइंड रूब्रिक्स जो है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये और बेटर तरीके से पता चलेगा, बिकॉज माइंड रूब्रिक्स इज फंडामेंटली इंग्लिश। तो हिंदी की टर्मिनोलॉजी में वो होता है। फिर नेहरूआ कहते हैं नसों के रोग को। तो जहां पर भी हम दंभ, कपट, मद और मान, वेरी हाई ईगो, वहां पर रोग जो है वो नसों में चला जाता है, वेन्स के अंदर। Nerves, right? हाँ, वेन्स एंड नर्व्स। नस टर्म जो है वो वेन्स एंड नर्व्स दोनों के लिए यूज होती है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, वो हार्ट ब्लॉकेज वेन्स में होती है। Mm-hmm. तो उसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? उसका अपना बहुत ज्यादा ईगोइस्ट होना। Mm-hmm. तो रूट ये कॉज में जाकर उस थॉट से कनेक्ट होके ये मैं क्यों कर रहा हूं उसको समझना, उसके उस डिजीज पैटर्न को रिवर्स करने में बहुत हेल्प करता है। हम्म, सर नाड़ी क्या होता है सर फिर? नाड़ी, नाड़ी तो नाड़ी, मुझे लगा नाड़ी वेन्स होता है। अच्छा, ओके। देखिए ऐसा है, नाड़ी जो है वो संस्कृत टर्म है। ओके, ओके। चीजें सारी एक ही हैं, वेन्स, नर्व्स, नस और नाड़ी। बट संस्कृत में जो नाड़ी टर्म है वो चक्रास के रेफरेंस में अलग तरीके से देती है। जैसे 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ी हैं हमारे शरीर के अंदर। उनके कॉम्बिनेशन से अल्फाबेट्स बनते हैं, उन अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से चक्रास बनते हैं, उन चक्रास के कॉम्बिनेशन से मेरा ये पूरे शरीर का सिस्टम बनता है। ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, वो तो एक लैंग्वेज का डोमेन हो गया। बेसिकली थॉट को डिजीज पैटर्न में डायग्नोज करना इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और जब आप उस थॉट को एक बीज मंत्र को लगातार लिखने के तौर पर कॉन्टिन्यूसली करते हैं, अब होता क्या है, मेरा आज लिखने का मन नहीं है पर फिर भी मैं कंपल्शन में लिखता जा रहा हूं। एक अप्रोच हो गई। एक है मेरा मन है या नहीं है, मैं उसको राइटफुल ड्यूटी मानकर कर रहा हूं, अगेन चेंज हो गया। आप दो लोगों का जो अधूरे मन से लिख रहे हैं और जो बहुत मन से लिख रहे हैं, उनके हैंडराइटिंग में ही डिफरेंस देखेंगे। तो मैंने ये नोटिस करा कि कोई भी व्यक्ति जब लगातार इस प्रक्रिया को करता है, हैंडराइटिंग इज ए सिंबॉलिक ऑफ वेरी वेरी क्लियर थॉट्स फ्रॉम इनसाइड। ये जितने भी लोग सिग्नेचर एनालिसिस वाले हैं वो कहते हैं भाई साहब इतने गंदे गंदे सिग्नेचर देखते हैं हम डॉक्टरों के, आप सोच नहीं सकते कि ये डॉक्टर अंदर से कितना जो है उसके थॉट प्रोसेस में फर्क हो रहा है। हम्म, Cannot write clearly, he cannot write in a very organized manner, which means कि he is not organized from inside। लेकिन चेकबुक पे साइन करना होता है तो बहुत अच्छी तरह साइन करता है, तब वो गंदे वाले सिग्नेचर नहीं होते। तो व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस है वो उसकी राइटिंग से पता चलता है कि वो अंदर से कितना नीट एंड क्लीन है। सो दोज हु कांट राइट वेरी नीट एंड क्लीन, उसका मतलब ये कि उनका इनर डिबैकल बहुत स्ट्रांग है। और इनर डिबैकल को रिवर्स करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बट जब आप ये बीज मंत्र लिखना शुरू करते हैं, विद इन 43 days ऑफ फर्स्ट साइकिल इट सेल्फ, आई गारंटी एवरीबडी, आपका वो इनर डिबैकल बिल्कुल खत्म और क्लीन हो जाता है। सेकंड थर्ड में तो आप बिल्कुल फिनोमिनली पर्पसफुली सोचना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वॉट एवर टाइम यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन सेल्फ। एक बुक है माधव निदान, मैं इसका एक टेक्स्ट और फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। माधव हम्म, निदान के अंदर जो है इन्होंने हर एक डिजीज का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। आपको पहली बार में जब कोई एक बीमारी होती है वहां से सीरीज ऑफ डिजीजेस कैसे बनते हैं, दैट oh, एंटायर सीक्वेंस इज गिवन इन माधव निदान। इट्स अ फैंटास्टिक बुक।
वात पित्त कफ का जितना खूबसूरत एनालिसिस इस व्यक्ति ने दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया। इट इज 100% स्ट्रक्चर्ड। Wow. तो ये मैंने माधव निदान जो है, आप बुक का नाम नोटिस कर लीजिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आई शेयर इन द ग्रुप। अब यहां माधव निदान के अंदर इसने स्ट्रक्चर कैसे दे रखा है, ज्वर, फीवर। तो Mm. वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, विषम ज्वर, ऐसे करके उसने कैटेगरीज बना रखी हैं। हर ज्वर से एक डिजीज सीक्वेंस शुरू होती है। आपका सिर्फ वात रोग अफेक्टेड। अब यहां पर वात रोग जहां पड़े, इसको आप डिजायर से ज्वर हो गया ऐसा मान सकते हैं। पित्त ज्वर ज्वर जो है उसका मतलब क्या हो गया, इनकम्प्लीट डिजायर से बुखार हो गया। कफत ज्वर इज होल्डिंग द डिजायर विच इज कॉजिंग यू फीवर। सो द इन्फेक्शन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिजायर। अब ये होता क्यों है, इसके मुझे आंसर मिले होता क्यों है उसमें जाकर, होम्योपैथी पढ़ने के तौर पे। होम्योपैथी में उन्होंने बोला कि जो सबसे पहला जो बुखार और मतलब वो जो प्रक्रिया शुरू होती है वो ऊपरी हवा से होती है। आई वाज सरप्राइज, ये ऊपरी हवा का इसका क्या मतलब है। तो उसने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति जो है वो एक कूड़े के ढेर के पास से निकल रहा था और उसके बाद उसको बुखार हो गया। सो द इन्फेक्शन इज इन द एयर। कूड़ा में थोड़ी गया वो किसी ऐसी जगह से निकला जहां पर पहले से कूड़ा पड़ा हुआ था। अब इसको स्पिरिटेड वर्ल्ड से भी कंपेयर कर लीजिए। एक व्यक्ति है जो शराब पी पी कर मर गया। मर गया तो मर गया, मरने के बाद भी उसकी शराब पीने की तृष्णा कम नहीं हुई। वो जब भी किसी को शराब पीते हुए देखता, वो उसी डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाता, ऊपरी हवा वहां से बनी। जो भी व्यक्ति जो भी उल्टा काम करता है, वो उल्टे काम का ब्रिज वहीं के वहीं चलता रहता है उसके साथ। एंड दैट्स हाउ पीपल गेट इम्पैक्टेड, और उसका फर्क आ जाता है। ये जितने भी लोगों को नजर लगती है, क्यों लगती है, स्पिरिटेड एनर्जी का डोमेन होता है। मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैं दूसरे की चीज को देखकर तुरंत हो इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा करना शुरू कर देता हूं। एंड दैट्स हाउ द डिजीज स्ट्रक्चर स्टार्ट्स। तो ये सारे इसमें मैंने वो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो स्किन डिजीजेज हैं और जो उनके आस्पेक्ट्स हैं उनके लिए क्या क्या अप्रोच है। सो इन द 1 ईयर प्रोग्राम वी डिस्कस 300 डिजीजेस, और उसका हर एक का कौन कौन सा बीज मंत्र होता है उसके तौर पे, बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे। जैसे मैं आपको बता चुका, स्किन डिजीज इज कनेक्टेड विद एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट से स्किन कनेक्ट होती है। तो हम जब श्रीम हम श्रीम करते हैं तो वो जितनी भी स्किन डिजीजेस वाली प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट्स हाउ वी टेक दैट एस्पेक्ट। This 1 year program, what does it encompass? वो मैं शेयर कर दूंगा डिटेल। ये रमेश जी और ये शुक्ला जी हमारे उसी में ही है। No, I know he told me. यूरिनरी डिसऑर्डर्स, तो ये प्रमेह कैटेगरी है। एक्चुअली ये मेरा जो पार्ट है ना, ये मेरा सबसे बड़ा फाइट है। हमारे यहाँ अरे यार क्या कर दिया, सॉरी। हमारे यहाँ आयुर्वेद में टर्म यूज हुई है प्रमेह। और प्रमेह का जो स्पेशल केस है वो मधुमेह है। What is प्रमेय? अप्रमेय भी सुना है। प्रमेह, प्रमेय होता है अटैचमेंट्स। अच्छा। तो प्रमेह का जो स्पेशल केस है वो मधुमेह है। अब क्या हुआ, एलोपैथिक सिस्टम ने इसी डेफिनेशन को बेस बनाकर, डेफिनेशन क्या कहती थी, प्रमेह कैन बी टर्म इक्वेटेड टू प्री डायबिटीज।
मधुमेह इज डायबिटीज। उन्होंने प्री डायबिटीज को डायबिटीज का पार्ट बनाकर अकेले इंडिया में 35 करोड़ लोगों को डायबिटीज डिक्लेयर कर दिया, विच इज ए बिगेस्ट फैलेसी। और वर्स्ट में केस में हमारे यहाँ देश में तो मुझे अच्छी तरह पता है, विदेशों का तो मैं नहीं कह सकता, 5.5 to 6.5 उसको प्री डायबिटिक डिक्लेयर करके उस बंदे को भी मेडिसिन शुरू कर दी। ही इज 36 years of age। तो मुझे समझ में आया। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसकी एज 30 से 35 साल है, वो डायबिटिक नहीं है, उसको अगर आपने आर्टिफिशियल इंसुलिन देना शुरू कर दिया, वो तो बच्चा भी नहीं पैदा कर पाएगा। उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दी आपने। किस लिए? क्योंकि आपका अपना लालच है, आपका अपना सिस्टम है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइट फॉर डायबिटीज? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि वहां पर कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। इट इज फंडामेंटली बिकॉज आपका जो डिजीज स्पेक्ट्रम जो है, वो डिजीज स्पेक्ट्रम में ये आपके जितने भी कैंसर, हार्ट, ये जितने भी सारे रोग होते हैं, ये केवल उनको होते हैं जिनके बेस में डायबिटीज हो। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सिर्फ नाम के लिए 4 बीमारी हैं। एक्चुअली ये एक ही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये एक को बेस बनाते हैं हम किसी भी प्रकार के प्रमेह के लिए, और इसका हम रेमेडियल एक्शन के तौर पे बोलते हैं कि ये पूरा रेमेडियल एक्शन जो है, ये मेडिसिन से ही ट्रीट हो सकता है। तो जब आप प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दो, वो क्या कहते हैं उसको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जितनी भी हैं, दैट इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बड़ा बिजनेस इसलिए है क्योंकि ये 35 फॉर इंडिया अलोन 35 करोड़ लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस स्पेक्ट्रम में ऊपर लेकर जाते हैं। उस स्पेक्ट्रम में ऊपर क्या है? नीचे तो डायबिटीज है, ऊपर क्या है? ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, ऑन द टॉप इज व्हाट? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। Oh. 50 लाख का एक पेशेंट है। 50,000 करोड़ के लिए केवल 1,000 लोग चाहिए। कितना आसान है। सिंपलेस्ट बिजनेस मॉडल। सॉरी, 10,000। 300 से डिवाइड करा, 30 पेशेंट चाहिए। तो इट इज वेरी इजी टू हैक द सिस्टम बिकॉज ह्यूज मनी इज इन्वॉल्व। ह्यूज मनी इज इन्वॉल्व। अब वो फोर्ब्स की लिस्ट जो है ताबड़तोड़ बोले जा रही है, इतने बिलियनेयर, इतने हिसाब किताब, वो कहता है मैं भी बिलियनेयर बनूंगा। सारे इधर से उधर भाग रहे हैं, कर क्या रहे हैं? फाइनली एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू किलिंग ह्यूमैनिटी। सो एज अ रिजल्ट, इस स्ट्रक्चर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो अब ग्लोबल ज्ञान या सबको सुधारने की तो बात है नहीं, सिंपल है, प्रमेय को एड्रेस कर दीजिए। ये प्रमेय है और ये मधुमेह है, एंड ये कंट्रोलेबल है और ये भी कंट्रोलेबल है। दोनों कंट्रोल करे जा सकते हैं। ये
एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल करेक्शन से करेक्ट हो जाता है, और मधुमेह बनता ही नहीं है। Mm. तो जो बिजनेस डायनेमिक्स है उसमें, एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज नोबडी इन द आयुर्वेदिक कम्युनिटी इज सेइंग कि ये वाली चीज के ऊपर चला जाए। टू एन एक्सटेंट बीजीआर करके मेडिसिन बनी, विच इज प्योरली आयुर्वेदा बेस्ड। वो सिर्फ डायबिटीज के टॉलरेंस के ऊपर ही डिजाइंड है। सो आई एम सेइंग कि प्रोसेस को अगर आप अपने तौर पे ध्यान नहीं लाएंगे, अवेयरनेस नहीं कनेक्ट करेंगे, तो वो प्रोसेस आप ही को खा जाएगा। कितना छोटा सा पार्ट था ये, मेडिकल इंश्योरेंस शुरू हुई, आपको आराम है, जरा सा पैसा दिया, जब कभी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी तब आपके पास वो होगा। आज मेडिकल इंश्योरेंस ही अपने आप में इतना बड़ा पेन एरिया हो गया। गवर्नमेंट्स को अपने सर्वाइवल के लिए जो है, यूएस गवर्नमेंट को ही जो है, ट्रम्प को मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी करना पड़ा, तब जाके उसको वो जीत पाया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, मेरा जो सिस्टम है उसमें बीमारियों को अगर नहीं समझेंगे और उस बीमारी का कोई बेसिक ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो मैंने नॉन इन्वेजिव बेसिक ट्रीटमेंट डिजाइन करा, विच इज राइटिंग अ बीज मंत्र। दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेट। अब लोग कैसे बोलते हैं, मैंने तो आपके बीज मंत्र भी लिखे थे, मेरी तो डायबिटीज ठीक नहीं हुई। भाई तू अगर पाव भर जो है मावा मिठाई जलेबी रोज खाएगा और 108 बार बीज मंत्र लिखेगा, तो वो कैसे ठीक हो जाएगा? तो डिजीज को बढ़ा रहा है। तो वो इंटेलिजेंट सिस्टम को तो एक तरफ रख दे, और अपनी डिजायर्स और उसी चीज में लगे हुए हैं, तो एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, कोई घटेगी थोड़ी। और सबसे बड़ा बात क्या है, मैं जब एक एमबीबीएस डॉक्टर को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर 5 साढ़े 5 साल पढ़ाई करता है। एक हीलर तो पढ़ाई नहीं करता, हीलिंग शुरू कर देता है सबसे पहले। तो भाई तेरे को एनाटॉमी नहीं पता, फिजियोलॉजी नहीं पता, डिजीज स्पेक्ट्रम के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, बस तुझे जैसी पता चलो तो पट से जो है वो मूलाधार स्कैन करना और उसे क्लीन करना शुरू कर देता है। ऐसे कोई बीमारियां थोड़ी ठीक होती हैं। बीमारी के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको समझना पड़ता है। दस आई अंडरस्टूड कि ये एक प्रोसेस का चैलेंज है, तो मैंने पूरा कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म ही वैसा डिजाइन करा, सो दैट इफ somebody इज इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटायर प्रोसीजर एंड इज अ नॉन मेडिको, तो भी वो इस प्रोसेस में दखल दे सकता है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू टच द पेशेंट। एंड इन डिस्टेंस हीलिंग एज ए मॉडल, मैं कोई पेशेंट को टच ही नहीं करता, एंड विच इज व्हाट द रीजन फॉर आर सक्सेस टिल डेट, कि हाँ भाई हम क्योंकि पेशेंट को टच नहीं कर रहे, इसलिए कोई भी हमारे को जो है कनेक्ट करने के तौर पर काम कर लेता है। सो लाइकवाइज ये हमारे जो डिजीज स्पेक्ट्रम है ये माधव निदान के अंदर दे रखे हैं। अतिसार इज डायरिया, और वात पित्त कफ हर जगह स्टैंडर्ड है। सो लाइकवाइज यू कैन लुक एट द एंटायर मटेरियल, और इसमें आपको जो है ये पूरा पार्ट मिल Go जाएगा। back to the Atisar. Let me take a screenshot. और ये PowerPoint भिजवा दिया आपने। पावर पॉइंट शेयर कर दूंगा ना मैं, Okay जी, thank you. ये तो अपना ही है। ये मैं अभी आफ्टर द कोर्स आई विल शेयर। एक्चुअली ये पहले वाली पीपीटी जो है उसमें भी लिखा हुआ है, पर उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है। ये मैंने अभी एआई मॉडल यूज करके पूरा नया कंटेंट डिजाइन करा ना, तो मैंने वो फिर उसको क्लास के तौर पे, क्योंकि अब सारे जो हैं अलग अलग देशों के लोग साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो पीपीटी की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए ना। सो आई वर्कड ऑन दैट कि हाउ आई कैन स्ट्रक्चर द एंटायर कंटेंट वेरी ब्यूटिफुली। तो एनीवेज, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कहने का वो ये है कि जब हम ये पूरा डिजीज स्पेक्ट्रम देखते समझते हैं, तो हमारे को बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है, कौन से थॉट से वो बीमारी ट्रिगर होती है, उसका चेन प्रोसेस जो होता है वो पता चलता है, एंड वी आर एबल टू रिजॉल्व आवर प्रोसेस ऑन आवर ओन विदाउट एनी सपोर्ट। क्योंकि 35 करोड़ लोगों को अगर बीमारी है और हमारे पास 6 लाख डॉक्टर हैं, तो हम ये सोच, और 6 लाख डॉक्टर एक बीमारी के स्पेशलिस्ट भी नहीं है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये पूरा प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दवाई हम ओटीसी के आधार पर ले नहीं सकते, ओवर द काउंटर।
सो विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन मैं दवाई नहीं ले सकता, और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरा पूरा ध्यान रख सके। तो मेरी किस्मत में तो सिर्फ बीमार होना लिखा है। ऊपर से दिल्ली के अंदर जो है एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि जितने भी पैथोलॉजी लैब है उन्होंने अपने डिजिटल सिग्नेचर भी शेयर कर दिए थे। एज अ रिजल्ट जब वो कौन सा टाइम आया था, ये डेंगू वाला टाइम आया, तो हर आदमी जो भी अपनी पैथोलॉजी लैब का एजेंसी लेकर बैठा हुआ था, उसने अपनी मन मर्जी से रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी। सब ठप्पा लगा लगा के रिपोर्ट भेजे जा रहे थे। इससे बढ़िया पैसा क्या मिलेगा? 1,000 रुपए आपका एक रिपोर्ट का जनरेट होता था, और आपका एक प्रिंट आउट ही खर्च होता था, और कुछ लगता ही नहीं था। सो सबसे अच्छा तो डिमोनेटाइजेशन क्या करेगा, जब करेंसी जो है पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट से बदल रही हो, एंड विच इज व्हाट क्रिएटेड दोज डिस्टर्बेंसेस। ब्लड बैंक्स फिनोमिनल पैसा कमा रहे हैं, कोई भी नशेड़ी कोई भी आ रहा है, सबका खून निकाला। वो कोविड में तो इसमें डेंगू के टाइम पे तो बिक ही जाएगा। सो इमेजिन करिए कि अगर एक सिस्टम मैन ईटर हो जाएगा, तो आप अपने आप को बचाएंगे कैसे? द बेस्ट वे टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। सो ये माधव निदान में भी मिलता है। टाइम क्या हो गया? मैं टाइम ही नहीं देखा। एक 9:48 तो अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है, 10 मिनट अगले। This book has everything. मैडम 10-12 साल हो गए सब्जेक्ट पे काम करते करते। अभी तो कल मैंने वो चैट जीपीटी प्रो का वर्जन लिया 1 साल का, सो दैट कि मैंने कहा मेरे को जितना टाइम लग रहा है मैं उसको टाइम को मिनिमाइज तो कर लूं। सो लेट मी कंप्लीट द बुक सो दैट कि इट एक्ट्स एज अ मैनुअल फॉर एवरीबडी, सो दैट Yeah. मेरा क्योंकि टारगेट 35 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, तो मैंने एक पीडीएफ बनाता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा तो वो हो जाएगा। तो इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता अभी ये यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसको हम कैसे वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रेड कैसे कर सकते हैं मास में। मैं भी उसको ढूंढ ही रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए जो ऑथेंटिक तरीके से मुझे ये समझा दे। You need an influencer. नो, आई डोंट नीड अ इन्फ्लुएंसर, आई नीड ये जो यूट्यूब का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वो उस पर्टिकुलर वीडियो को जिसके हम पैसे दे रहे हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Mm. जैसे नहीं ये गाने के सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं इनका एकदम से 15 मिलियन वो आ जाता है। वो 15 मिलियन होता कैसे? मतलब जो कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी के पास में वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। That's Yeah. what the influencer does that. An influencer spreads. There's monetization, there's a lot of algorithms at play, and it can be an expensive affair. उसके लिए marketing budgets और वो सब कुछ रखना पड़ता है to मतलब pay. मार्केटिंग बजट्स का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, जितना बड़ा प्रॉब्लम एक ऑथेंटिक उसमें है। बिकॉज जब मैंने फेसबुक पे इन्वेस्ट करा था तो वो पूरा फिटाइल गया, कोई मतलब ढंग की लीड्स भी नहीं जनरेट हुई। Yeah, so Use it's gonna be even worse on YouTube. It's going to be even worse on YouTube. Facebook is gonna get more targeted. Instagram is gonna be more targeted. YouTube Instagram. is gonna be much more broader. So yeah, you अच्छा, पर फॉर वीडियोस मतलब इट इज ए वेरी ऑथेंटिक रिसोर्स एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। it मुझे is, नहीं पता अभी इसके तौर पे इसमें मतलब मैं सिर्फ इसीलिए but मैं we need रिसोर्स to ढूंढ have. रहा हूँ, बिकॉज मुझे जब तक रिसोर्स नहीं मिलेगा तब तक मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे को Yeah, 35 करोड़ लोगों को अगर अचीव करना है तो 35 करोड़ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मुझे कोई ना कोई रिसोर्स प्रोसेस तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। See, for any product, for anything, they have influencers who are. नहीं, आई गॉट योर पॉइंट, मैं उसको नहीं मना कर रहा हूँ। चलिए ये 2-3 स्लाइड बची है, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ सो दैट की। सो द फर्स्ट पार्ट विच आई एम शेयरिंग इज श्रीम इज डिजायर्स। डिजायर्स को काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर हो गया कि श्रीम बीज 3000 बार रोज लिखना। तो श्रीम लिखने का जो तरीका है वो दैट इज ऐसे करके मैं श्रीम लिख देता हूँ, एंड इसको रोज 3000 बार लिखता हूँ फॉर 360 days, एंड लेटर विद बोथ हैंड्स। तो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट एंड बोथ साइमल्टेनियसली। सो जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर मैं 1 साल के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करता हूँ, इमीडिएटली फिनोमिनल एनर्जीज एमर्ज विद इन माई प्रोसेस। सो लोग ये पैर से भी लिखते हैं, पैर से भी लिख सकते हैं, तो 4 बाजू से लिख सकते हैं। हाथ और पैर दोनों से लिखते हैं, कितने सारे हाँ लोग हैं जो पैरों से लिखते हैं। हाँ। इनफैक्ट एक जर्मन जो था वो जब ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर जो है ये वो था, इलाहाबाद कुंभ लगा था, तो वो जर्मन जो है वो दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली अलग अलग भाषाओं में लिख रहा था। तो वहां पर एक स्वामी जी थे, उनका डिस्क्रिप्शन है कि जब उनको बोला गया तो कि भाई आप देखिए ये जर्मन तो सारी चीजों में हमारे को मजाक उड़ा रहा है कि देखो तुम्हारे को एक भाषा नहीं आती ढंग से, मैं दो भाषाएं अलग अलग, दो अलग अलग हाथों से लिख रहा हूँ। तो वो स्वामी जी जो है वो सबसे सिद्ध थे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं अभ्यास करता हूँ, आप कल या परसों लेकर आइएगा। तो उन्होंने वो आद्या देवी के उपासक थे, उन्होंने वो देवी की उपासना या जागृत करा, और फिर उन्होंने 4 लोगों को बराबर बराबर बिठा दिया और वो बिस्तर पर लेट गए, और 4 अलग अलग भाषाओं के लोग जो है वो बात करने लगे और वो उसका जवाब जो है लिख कर देने लगे। तो वो 4 अलग भाषाओं में एक हाथ एक पैर, मतलब एक एक यूनिट जो है उनके बॉडी की अलग अलग एस्पेक्ट पे काम कर रही थी। सो हिंदुस्तान है, यहाँ तो कुछ भी चमत्कार आप कर लीजिए। आपको वो संत ज्ञानेश्वर का नहीं पता ना? नाम सुना। हाँ, From Maharashtra. है। He's from Maharashtra. संत ज्ञानेश्वर के लिए ये कहा जाता था कि जब बहुत ज्यादा ब्राह्मणों ने इस बात का अपोज करा कि आप वेद पाठ नहीं करने देते, शूद्र को वेद पाठ कैसे करवा सकते हैं, तो बोले शूद्र क्या है? तो बोले इसका मतलब तो ये जो भैंस है, भैंस की गुदा भी जो है आप उससे भी वेद पाठ करा देंगे। बोले हाँ, और उन्होंने जो है भैंस की पूंछ पे हाथ लगाया, और उसके बाद जो है वो वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, वो भैंस जो है गुदा से वेद का उच्चारण कर रही थी। तो हमारे यहाँ तो देश के अंदर आप एक्सट्रीम पर जाएंगे तो कितना चीजें हो सकती हैं। मेन पार्ट जो समझने का है वो ये है कि मेरे भीतर एक वाइब्रेंट आत्मा है, मेरे Mm. सिस्टम ने उस वाइब्रेंट आत्मा को इग्नोर करके बाकी सारे काम करे हैं। तो आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो मेरा सिस्टम जो है रोज ये बोलता है आप प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, आप ये मत करो, वो मत करो, और जो चीज से कनेक्ट होना चाहिए अपनी आत्मा से उसको वो कनेक्ट नहीं होने दे रहे। तो ये I know. खाने पीने का पूरा प्रोसेस तो बढ़ गया, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है वो नहीं आ रहा। अब कौन कौन See, सी चीजें आपके डिजायर से कनेक्टेड होती हैं, ये वाली शीट पे ये सारे डिजीजेस के नाम है। डैंड्रफ, फेशियल पैरालिसिस, मोनोप्लेजिया, पॉलीप्लेजिया, फ्रंटल रीजन ऑफ हेड, जैसे बहुत सारे लोगों का ये माथा जो है प्रोट्रूडिंग भी होता है। सो ये सब का जो है ये डिजायर्स रिलेटेड वात रोग के तौर पे इसको यूज करा जाता है टर्म को। तो इसको क्लीन करने से और ये बीज मंत्र लिखने से ये सारी डिजीज पे फर्क पड़ता है। देन ह्रीम में स्पर्म टू द ह्यूमन बॉडी, ये इसका कंट्रोल डोमेन होता है। सो इसमें जो है अगेन, तो हम ह्रीम लिख रहे हैं तो ह्रीम को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, लक्ष्मी बीज मंत्र बनाकर फॉर, लक्ष्मी। मतलब ह्रीम बीज ना लिख के लक्ष्मी बीज लिखेंगे तो ज्यादा, ये लक्ष्मी जी का ही है ना ह्रीम बेसिकली। ह्रीम इज ए सिंबल फॉर लक्ष्मी बीज मंत्र। सो लक्ष्मी इज ह्रीम, श्रीम इज सरस्वती, इसलिए वो मैं तो अश्री लिखता हूं उसको। एंड क्लीम इज काली या सती, तो मैं सती बोलता हूं तो इसलिए मैं
उसको इस तरह से लिखता हूँ। सो दैट्स हाउ। अब यहाँ पर जब हम उसको डिजीज पैटर्न को देखते हैं तो ये हमारे को एनोरेक्सिया, ड्राउजीनेस, एक्सेसिव स्लीप, ये सारे के सारे जो हैं ये कफ के डिसऑर्डर्स हैं। पहले वात के डिसऑर्डर्स थे, ये कफ के डिसऑर्डर्स है। फिर क्लीम, ये सारे के सारे जो हैं पित्त के रोग हैं। गॉल ब्लैडर, जिन लोगों के गॉल ब्लैडर रिमूव होते हैं, किडनी स्टोन्स, जिनके किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, ये सारे के सारे पित्त के रोग हैं। गॉल ब्लैडर में बाल बराबर भी जगह नहीं होती कि उसमें कोई चीज जा सके, तो ये इतने बड़े बड़े गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनते हैं? ये पित्त जो गॉल ब्लैडर के अंदर होता है वो वायु रोग की वजह से वात पित्त कफ की कैटेगरी में जाने के बाद वो उसको भी सुखा देता है। एज अ रिजल्ट वो पित्त जो है वो ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आयुर्वेदिक उसकी मेडिसिन कहते हैं, वो पथेर चट्टा करके जो है एक प्लांट होता है, उसके पत्तों का रस लगातार पीने से ये गॉल ब्लैडर के स्टोन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वापस बैक टू वो पहुंचते हैं। अब आदमी जो है उसकी क्या है, अरे डॉक्टर साहब दर्द तो आज हो रहा है, ये तुरंत करो कोई इलाज। भाई तुमने पथरी बनाने में भी तो जो है 10 साल लगाए, एक दिन में थोड़ी बन गई। तो एक दफे कोई बात चल रही थी तो उसने कहा, बोले जी डॉक्टर साहब आप बड़े महान हैं, आप तो ये पथरी आपने ऐसी निकाल दी बिना कुछ करे। बोले जी महान तो आप है, जहां पथरी बन नहीं सकती थी वहां भी पथरी बना दी आपने। सो लाइकवाइज, तो ये पूरे की पूरी इसकी डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं। फेंटिंग, जॉन्डिस, हर्पीज, पायरोसिस, एक्सेसिव टेम्परेचर, क्रैकिंग बॉडी एक्स, क्रैकिंग ऑफ द स्किन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे मेरे पित्त के रोग हैं। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी। ये आपने जब जॉन्डिस मेंशन किया ना, हम्म। 99% ऑफ द बेबीज दैट आर बॉर्न, डॉक्टर तुरंत बोल देते हैं कि उनको जॉन्डिस है, उनको ये लाइट दिखाओ, आप 2-3 दिन माँ से दूर रखते हैं और बॉटल वाला दूध दे देते हैं, और ये यहाँ यस। पे भी चलता है। तो क्या ये भी इस प्रोसेस में है कि ऐसे ही बता दो और डरा दो पेरेंट्स को, या और इज क्या, देयर? बिल्कुल यही है। ओके। ऐसा है, जितने भी बच्चे जस्ट बॉर्न जिनको जॉन्डिस डिक्लेयर करा जाता है, इसमें सिर्फ सुबह की धूप दिखाई जाती है। अब आई डोंट नो अबाउट जर्मनी की वहां पे मॉर्निंग सनराइज क्या होता है, कितना होता है, बट मॉर्निंग सनराइज जो है उसकी धूप बच्चे को दिखाने से वो जॉन्डिस ठीक हो जाता है। एंड दैट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग डोमेन, 5 या 7 दिन में ही फर्क पड़ता है। और उसका मेजर रीजन ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो महिला जो है उसने बहुत ज्यादा जो है वो नेचर से अपने आप को कट ऑफ रखा। तो अगर आप नॉर्मल सनलाइट में जा रहे हैं डे टू डे, उसमें मतलब आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब कि आप जो है धूप आपके शरीर पर पड़े, जिनको नहीं पड़ती उनको ये जॉन्डिस के तौर पे प्रॉब्लम रहती है। ओके। अब मेरी बेटी को भी था जब हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला जॉन्डिस है, उसने उसको उसमें डब्बे में भी रख दिया, वो क्या कहते हैं उस, हाँ वही, वो Mm. आई इंफ्रारेड देते हैं शायद तो ये शायद 2001 की बात, 2002 की बात है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब मैंने बाकी सारी चीजों में, मेरा देखिए मेरे को पेन पॉइंट इस वजह से है क्योंकि डॉक्टर्स मैन ईटर हो गए। आई डोंट कवर अप दी होल, बिकॉज मेरा इंटरेक्शन जितनों से हुआ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं सारे डॉक्टर्स को कोई ठप्पा लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है, हमारे देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जो एक डॉक्टर को चेक कर सके वेदर ही इज पुटिंग अ राइट ट्रीटमेंट और नॉट। स्केर्सिटी है क्योंकि, और वो गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो एंड ऑफ द डे मेरे बच्चे को पहले 5 दिन 7 दिन वो बॉटल का दूध पीना पड़ा। मैं किसी और को क्यों बोलूं कि मतलब, मैं खुद सफर हूं इस पूरे प्रोसेस का, तो मैं A वैसी। lot of kids are born with jaundice. You see a lot of kids being born with jaundice. बट इस बात का क्या प्रूफ है कि वो जो है वो बच्चे को जो जॉन्डिस है वो एक्चुअली उसके लिए वही ट्रीटमेंट है और वही पार्ट है, तो That 5 7 दिन में तो वो बच्चा वैसे ही ठीक हो जाता है। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि मैं अगर अपने इनर सिस्टम को इन्वोक करूंगा तो ये इतनी सारी डिजीजेस, मतलब ये मैंने 40 इस पेज पे लिखी,
15-20 इस पे लिखी हैं और हम्म, इसमें 40-50 इसमें लिखी हुई हैं। तो मतलब 100 डिजीज तो मैं ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका जो इस स्ट्रक्चर से काम होता है। हम्म, तो सो दैट वे, तो आज इसको यहीं पे रोकेंगे। मेन पार्ट अब कल कल से इसका पूरा फिजियोलॉजी एस्पेक्ट की, ये वात पित्त कफ में इंटरनली क्या होता है कैसे होता है, दैट विल कवर। बट मेन पार्ट मैंने इस हिसाब से देखा, लेट सपोज आई डोंट हैव अ एक्सेस टू अ डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं डॉक्टर का इलाज अफोर्ड कर सकूं, और मेरे पास एक इम्पॉसिबल बीमारी है सपोज फॉर अ वाइल, तो क्या कोई प्रक्रिया ऐसी है जो मेरे को डिजीज फ्री बनाती है? दैट्स इट। तो हमारा जो पूरा स्कोप ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया से अपने आप को कनेक्ट करें जो कि, और कनेक्ट करने का मतलब मैं डॉक्टर और डॉक्टर के इंफॉर्मेशन सिस्टम को नकार नहीं रहा, मैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके अपने मॉडल को बनाने की बात कर रहा हूं, कि आपको ये पता तो हो कि ये वाला डिजीज स्पेक्ट्रम एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, रिवर्स करने के लिए कितना पार्ट काम करने का होता है। बिकॉज मैं तो यहाँ बैठे बैठे जो है दुनिया के किसी भी कोने का पेशेंट आईसीयू में हो तो मैं घड़ी से 2 मिनट में उसकी रीडिंग्स में चेंज लाकर दिखा सकता हूँ, बट दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी विद एवरी हीलर। एंड हीलर्स का नंबर लाखों में है, एक दो भी नहीं है, 10-1 लाख तो प्राणिक हीलर्स है अकेले हिंदुस्तान में। रेकी के इतने हैं और दूसरे दूसरे। अब मतलब अगर मैं हीलिंग फ्रेटर्निटी की बात करूंगा तो 800 करोड़ लोगों में से मेरे ख्याल से 1 करोड़ तो हीलर है ही है हीलिंग फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें, जिसमें कि आप ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को, वास्तु एक्सपर्ट को, सबको हीलर ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो एस्पेक्ट्स है इन सारे एस्पेक्ट्स को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हीलर भी डॉक्टर्स की तरीके से मैनीटर हो गए तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा जिसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सो एक इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा अगले 1 साल जो है वो इस इकोसिस्टम पर ही है कि ये इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कितना एफिशिएंट इकोसिस्टम बना सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज ऑल अबाउट।